हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, आदाब है, सलाम है। तो मैं आप सभी के लिए जो है यहाँ पे उर्दू जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं उर्दू दरक्षा दोम यानी मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, उसका जो मैं आपके लिए चौथा चैप्टर लेकर हाजिर हो गया हूँ, जो कि आपके चौथा चैप्टर का नाम है आशियाना। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका आशियाना यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आशियाना जो चौथा आपका चैप्टर है। ठीक है, ये मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ और मैं आज जो है इसके आशियाना वाला जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाऊँगा और इसकी जो आशियाना के जो मुसन्निफ़ निगार है, निगार अज़ीम, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है, जो चैप्टर को जिसने लिखा, जो मुसन्निफ़ होते हैं, तख्लीक़कार होते हैं, उनके बारे में जानना होता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से उठते, जो किसी भी चीज़ को लिखे रहते हैं, तसानीफ़ किए रहते हैं, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन लिखता है। तो हम लोग जो पहले निगार अज़ीम के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग आशियाना को एकदम अच्छे से बारीकी से समझेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इससे पहले मैंने और भी 3 चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, और तीनों चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, तो उसमें एक एक सब्जेक्ट को, यानी एक एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इस सब्जेक्ट के उर्दू के मैंने उसके ऑब्जेक्टिव भी या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कराए हैं। अगर नहीं देखा जाए तो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। यानी मैंने खुद से अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप से एडिट किया है, उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया है, बना के मतलब पढ़ाया है। आप लोग देख सकते हैं, इतनी ऑब्जेक्टिव आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, कोई गाइड में भी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन अपने से बना के आप लोगों के लिए पेश किया था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और सब्जेक्टिव की बात रही तो आपके जो किताब में उसका आंसर मैंने बताया था। ठीक है, सभी का मैंने करा दिया। तो अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि अभी क्लास मैंने रोक दिया था बीच में कि थोड़ी लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं अब क्लास नहीं कर रहा था, जिससे कि ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा था। तो अभी भी कुछ है प्रॉब्लम, लेकिन अब उतना नहीं है। लेकिन अब जो मैंने क्या सोचा है कि आपको मैं पहले चैप्टर पूरा खत्म करा दूंगा, यानी जितने ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हो तो मैं आपको पढ़ाई देता हूँ एकदम ज़बरदस्त तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं बच्चों। यानी कि मैं जो पढ़ाता हूँ ना, वो सारा का सारा आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया है तो मैंने जितना ही बताया कि भाई ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पे, इसको याद करना है। उसके बाद मैंने याद करवाने के बाद आपको पढ़ाया भी है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पीडीएफ भी भेज दिया, यानी पीडीएफ मैं आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, है नहीं, आपको मालूम है। तो आप लोग जरूर उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो जो मैंने पढ़ाया है और उसमें देख लीजिएगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ और आपका जो है एक भी डाउट को नहीं रहने देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और आज से मैं जो चैप्टर वाइज यानी पहले चैप्टर को ख़त्म करता रहूँगा, और जैसे जैसे मेरा जो है ना क्वेश्चन में एडिटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कहीं चैप्टर ख़त्म होगा तो हो सकता है कि अगर लेट से ही आऊँ ऑब्जेक्टिव लेकर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव लास्ट में ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका एक भी डाउट न रहे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मैं खुद से एडिट करूँगा। ठीक है बाबू, जो एग्जामिनर पूछ सकता है उस तरीके से। तो पहले हम लोग अब चैप्टर को पढ़ेंगे जितना भी हमारा सिलेबस है, उसके बाद हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, लेकिन इसको हम को अटेंड करते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर है आशियाना, ठीक है, आशियाना, और इसके मुसन्निफ निगार, यानी मुसन्निफ निगार कौन है? निगार अज़ीम है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि किसी भी अगर चैप्टर रहे जिसने उस चैप्टर को लिखा है, उसका और उस चैप्टर को लिखने वाले दोनों को घुमा फिरा के 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन बनता है, यानी पूछता है क्या, किस तरीके से आपके क्या बताइए, मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि बताइए निगार अज़ीम कौन है? हाँ, निगार अज़ीम की कौन सी ज़ेर निसा आपके में शामिल है। यानी मान लीजिए कोई भी चैप्टर है बाबू, कोई भी चैप्टर है आपका, कोई भी पढ़ रहे हैं उर्दू का, तो उसके का जो मुसन्निफ़ होता है, जिस भी चैप्टर को लिखने वाले होते हैं, तो इस ऐसे पूछते क्वेश्चन कि बताइए जो नाम लेकर बताइए। जैसे एग्जाम्पल है कि निगार अज़ीम की कौन सी ज़ेर निसाब आपके में शामिल है। ज़ेर निसाब मतलब उसकी कौन सी चैप्टर, ठीक है, उसका कौन सा पार्ट आपके में शामिल है, यानी आपकी किताब में आप जो पढ़ रहे हैं किताब, तो इसका कौन सा शामिल है? तो आशियाना है। कौन सा है? आशियाना, क्योंकि इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, ज़ेर निसाब कौन सा शामिल है? तो आशियाना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आएगा, बताइए इस तरीके से, अब इस तरीके से यानी लेखक का नाम देकर पूछा है, आप पूछेगा चैप्टर का नाम देकर, वही क्वेश्चन घुमा के कि बताइए कि आशियाना अफसाना, हम लोग अफसाना पढ़ रहे हैं कि नहीं, अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ कौन है, या मुसन्निफ़ निगार कौन है, या तख्लीक़कार कौन है। तख्लीक़कार मतलब भी होता है जिसने लिखा है, और किसने ये आशियाना किसकी तसनीफ़ है ना, तसानीफ़ है। ये इसका मतलब हुआ कि तसानीफ़ मतलब कि लिखा है। ठीक है, तख्लीक़कार मतलब भी लिखा है, मुसन्निफ़ भी मतलब मुसन्निफ़ मतलब होता है कि लिखने वाला। ठीक है, तीनों क्वेश्चन एक ही होता है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अफसाना आशियाना के मुसन्निफ़ निगार कौन है, तो इसका आंसर कौन होगा? निगार अज़ीम।
ऐसे ही पूछेगा कि बताइए अफसाना आशियाना की तख्लीक किसने की है, भाई नकीर अजीम। अफसाना आशियाना के तख्लीक कार कौन है, या तसानीफ किसने की है, भाई निगार अजीम। क्योंकि बात एक ही है, आप लोग को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन जवाब एक ही है, बस आप लोग क्लास अटेंड किए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो पूछता है, ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको मालूम है अगर मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले जो है आपका जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में सारा करा देता हूँ, उसके बाद ही जो मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो कराता ही हूँ लेकिन सबसे पहले जो लेखक रहते हैं उसके बारे में आपको किताब से पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो कहानी भी किताब से पढ़ाता हूँ। लेकिन अब जो मैं है कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, वही चीज़ों को मैं समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम जो इसके जो लेखक है निगार अजीम, लेडीज़ है ये, ठीक है, ये जो लेडीज़ है याद रखिएगा, निगार अजीम, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ेंगे, मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। चलिए थोड़ा देख लेता, आगे का ढक्कन ये गया है। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, देखिए निगार अजीम के बारे में। निगार अजीम, देखिए निगार अजीम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किताब से, और मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, सबको आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन जितने में लिख रखा है मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं जिस भी तरीके से, उन सभी का मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए निगार अजीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार है, यानी कि ये बहुत अच्छे अफसाना निगार है। इनका असल नाम निगार अजीम का असल नाम यहाँ पे देख सकते हैं मलका महर निगार है। पूछेगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मैंने लिख रखा, बताइए कि निगार अजीम का असल नाम जो है मलका महर निगार है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा, पूछेगा इस तरीके से कि बताइए निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो क्या बताइएगा बाबू आप लोग, निगार अजीम का असल नाम मलके महर निगार है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और 2 नंबर में पूछ सकता है, अति लघु में जिसको बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में बोलते हैं मुख्तसर तरीन सा वाला, ठीक बाबू। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं। कलमी नाम निगार अजीम है, और इनका जो कलमी नाम निगार अजीम है, ठीक है, यानी कि इस नाम से फेमस है। वह उर्दू दुनिया में मशहूर और मकबूल है, यानी उर्दू दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, मकबूल है। उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी उर्दू के अलावा इन्होंने जो है ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था, यानी इन्होंने डिग्री हासिल की थी। तो मैंने लिख रखा है इन्होंने यानी निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी इन्होंने जो है उर्दू में एमए किया ही था। उर्दू के बाद जो इन्होंने है ड्राइंग और पेंटिंग, ड्राइंग में भी किया था और पेंटिंग में भी क्या एमए किया, इन तीनों चीज़ों में इन्होंने क्या एमए किया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस तरीके से आपके, बताइए निगार अजीम ने इस तरीके से निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और किस चीज़ में एमए किया था, इसमें से एक चीज़ को गायब कर सकता है, तो पेंटिंग मार दीजिएगा, या ऐसे रहे कि बताए निगार अजीम ने उर्दू के अलावा क्या चीज़ में एमए किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग दोनों रहेगा, दोनों मारिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ बातों को याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछेगा 100%, ठीक है। और मैं आप मेरी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास भी अटेंड कर सकते हो, जो मैंने कराया है, 3 चैप्टर मैंने पढ़ाया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में तीनों पार्ट का लिंक और तीनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का और अति लघु सब्जेक्टिव सारा का क्वेश्चन आंसर मैंने बना रखा है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए बाबू कितना घुमा फिरा के पूछता है। और मैंने आप लोगों के लिए मैं चैलेंज करता हूँ, यूट्यूब पर आपको इतनी अति लघु क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पाएगी। आप किसी भी उर्दू की क्लास जो लेते हैं उसको देख सकते हैं, मैंने खुद से बनाया है, इतनी ऑब्जेक्टिव कोई भी बंदा जो है आपका नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, जितना मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ ऑब्जेक्टिव। देख सकते हैं आप लोग मेरा क्लास देखिए, और भी बहुत लोग देख सकते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, और देखिए एक बार और बताइएगा फिर कि मैं जो बताता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा वो आता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने सआदत हसन मिंटू की अफसान निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। और देखिए इन्होंने जो है सआदत हसन मिंटू की अफसान निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके, यानी उनके बारे में जो है जायज़ा पेश करके इन्होंने जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। ये याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि निगार अजीम ने PhD की डिग्री हासिल कहाँ से की, किस मदरसे से, कहाँ से की, तो आप मदरसे का नाम बताइएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मदरसे का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ जामिया, यहाँ पे जामिया मिलिया जामा मिलिया, ठीक है, जामा मिलिया इस्लामिया,
इस्लामिया से PhD की थी। ये जो जामा आप देख रहे हैं इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। जामा मिलिया इस्लामिया से इन्होंने क्या किया था, PhD की डिग्री हासिल की थी। याद रखिएगा, आप ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, और ऐसे ही आता ऑब्जेक्टिव का भी सवाल है, ठीक है। समझ गए, इसको मिटा दूँ। चलिए मैं इसी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ एक एक टॉपिक को बारीकी से, जिससे कि आपका जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उस वक्त ख़वातीन अफ़साना निगारों में उनकी ख़ास पहचान यूँ भी बनती है कि उन्होंने ख़वातीन के जज्बात व महसूसात और उनकी मसाइल पर मुतअद्दिद अफ़साना लिखे हैं। और उस समय में जो है इन्होंने जब लिखना शुरू किया था तो ये जो ख़वातीन मतलब औरतों पे इन्होंने जो औरतों के साथ जो होता है मसाइल होता है, मसला होता है, उन सब चीज़ों को उनके जज्बातों को जो है अपनी किताबों में भी लिखा है और उभारा भी है। ज़बर व इस्तेहसाल और मौजूदा माशरे की इंसानियत सूरत हाल इन्होंने नहायत अशर अंग्रेज़ी अफ़साने लिखे हैं। और जो मौजूदा वक्त चल रहा है उसके हिसाब से जो है इन्होंने अपने अफ़साना निगारों में उन्होंने सारा मसाइल को पेश किया है। निगार अजीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ, यानी निगार अजीम ने जो पहला अफ़साना का जो मजमुआ होता है कहानी कब लिखा था, तो वही है निगार अजीम के अफ़सानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाया हुआ। यानी इनका जो पहला किताब है निगार अजीम का कौन हो गया, तो अक्स हो गया, ठीक है। मजमुआ जो पहला किताब उनका अक्स हो गया, और कब शाया हुआ, तो 1990 ईस्वी में। और दूसरा किताब है 1999 में मजमुआ गहन इनका शाया हुआ था। दूसरा किताब कौन है, गहन, जो 1999 में शाया हुआ था। यानी कितने सालों के बाद, तो 9 सालों के बाद। तो चलिए यहाँ पर देखते देखिए उनके अफसानों का पहला मजमुआ कौन है, अक्स है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि बताइए निगार अजीम के पहले मजमुआ का नाम क्या है, तो अक्स, याद, ठीक है, अक्स याद रखिएगा। अब पूछा मजमुआ अक्स कब शाया हुआ, तो 1990 में। निगार अजीम का मजमुआ अक्स कब शाया हुआ, तो बाबू 1990 में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाया हुआ। यानी इनकी जो दूसरी किताब है, पूछेगा निगार अजीम की दूसरी किताब का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा, यानी निगार अजीम की दूसरी किताब का नाम क्या है, तो बताइएगा क्या है, मजमुआ गहन, ठीक है। और मजमुआ गहन कब शाया हुआ, तो 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाया हुआ, याद रखिए। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामा और तनकीदी के मैदान में भी नुमाइयाँ काम किया। यानी कि वो अफसाने के अलावा जो सफ़रनामा भी लिखा, ठीक है, और तनकीदी किताबों में भी लिखा। तनकीद वगैरह में होता है किसी के मसाइल को उठाना, ठीक है, उसमें भी वही बात होता है, किसी के जो भी खूबी रहता है उसको बताना। उन्होंने हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़नकार का जायज़ा किया है। बहादुर शाह, यानी उन्होंने जो है किसके शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है, इन्होंने किसके जो है शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है, तो हरिचरण, ठीक है, हरिचरण सिंह, यानी कि इस तरीके से हर लिखाता है, चरण जो है इस तरीके से, ठीक है, और सिंह इस तरीके से है, ठीक है, सिंह, याद रखिएगा। इनके शख्सियत का इन्होंने क्या किया है, फ़न का जायज़ा पेश किया, रखिएगा। मिटा दूँ, हर लिखा जाता लेकिन हर ही पढ़ा जाता है वो, ठीक है। उन्होंने इनके साथ पेश किया है बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत, उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीद की किताबें शाया हो चुकी है। यानी इन्हें जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनके ऊपर भी किताबें लिख चुके हैं। और याद रखिए गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा जो ख़ास मकबूल है। और इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा है, निगार अजीम ने एक सफ़रनामा किताब भी लिखा है, ठीक है, उस किताब का नाम है गर्द आवारगी। देखिए निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा है। यानी इन्होंने जो किताब लिखा है कौन सा, गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा जो है उनकी किताब है, उसको इन्होंने लिखा है जो काफ़ी ज़्यादा ख़ास मकबूल है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है शायर के बारे में पढ़ाया, जो आशियाना को लिखा है, आशियाना को जो इन्होंने लिखा है, और आशियाना में इन्होंने जो बताएंगे आप उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने जो बताया आपको, ये देखिए जो भी शायर होते हैं, लेखक जो होते हैं, मुसन्निफ़ जो होते हैं, किसी भी चैप्टर को उर्दू में याद रखिएगा तो ज़्यादा जो क्वेश्चन 75% जो आते हैं, 75% जो क्वेश्चन बनते हैं वो मालूम है ये राइटर के बारे में बनते हैं, यानी लेखक के बारे में ही बनते हैं, जो भी किसी चैप्टर को लिखते हैं। आप देख लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन बैंक है, इससे पहले 2011 से लेकर अभी तक जो भी हो रहा है, देख लीजिएगा ज़्यादा जो है लेखक के ही बारे में पूछता है, या ऑब्जेक्टिव वाला जो जब से चल रहा है वो से भी देख सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास सारा है,
हमारे पास क्वेश्चन बैंक आ चुका है, जिसमें ये हर एक चैप्टर बाय चैप्टर में बताऊंगा। यानी एक चैप्टर से, जैसे पहला चैप्टर हमने खुदा एज वजल, उसमें जितना भी क्वेश्चन है पूछा गया, जितना भी साल, उस सारे को एक ही चैप्टर में निचोड़ कर बताऊंगा। यानी पहला चैप्टर का कितने साल पूछा हुआ है, जितना भी क्वेश्चन है ना, यानी एक चैप्टर में से जितना भी क्वेश्चन पूछे हुआ है किसी भी साल, तो एक एक चैप्टर करके मैं आपको बताने वाला हूँ उर्दू में। उर्दू का भी हमारे पास आ चुका है और हमने खोज लिया है, ठीक है। तो सभी का भी कराऊंगा, उर्दू का हर एक चैप्टर कराऊंगा। और मैं आपको नन उर्दू वाले जो बच्चे होंगे ना, वो नन हिंदी भी लिए होंगे, उसको मुझे मालूम भी है, और आप लोग भी देख रहे होंगे तो आप नन हिंदी लिए होइएगा, तो उसका भी मैं क्लास कराता हूँ, आप लोग देखे होंगे। इसी तरीके से मैं उसका भी पढ़ाता हूँ। पहले चैप्टर खत्म करता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, उसका भी आए सब्जेक्टिव करा देता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए अहम होता है, ठीक है। इस तरीके से कराता हूँ, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में। हमारे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी मिल जाएगा बाबू, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो हर एक चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हैं भी, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव, और आपका चैप्टर मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आप पढ़ाता हूँ इसके बारे में, समझ आशियाना के बारे में कि भाई ये जो मुसन्निफ निगार अजीम जो इन्हें लिखा है आशियाना को, इसमें आखिर में है क्या। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ 75% को इसमें, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इसका लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिएगा। चलिए अब आशियाना, भाई आशियाना में क्या है, निगार अजीम ने जो आशियाना लिखा है आखिर है क्या। तो मैं इसमें आपको बता दूं, पढ़ने जाऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, और मैं कुछ पढ़ूंगा, मैंने खुद पढ़ा, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए, निगार अजीम ने इस आशियाना एक कहानी लिखा है। इसमें जो है किरदार जो होते, अहम जो किरदार होते हैं वो ये है, क्या बोलते हैं, हम बताता हूँ अभी। ये सिराज है, और सिराज की बीवी जो इरफाना, अहम इनका किरदार का रोल है, ठीक है। अहम जो है इनका किरदार है, ठीक है, जो कि ये इनके बारे में बताते भी हैं कि कैसे जो है अपना जीवन गुजारते हैं। इनके बारे में सारा चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, इनमें मैं बताऊँ आशियाना जो चैप्टर, आशियाना चैप्टर में बताया गया है इनके द्वारा, काफ़ी ज़बरदस्त चैप्टर, आप लोग समझ जाइएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आप समझिए, सारा दिक्कत है वो क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगा मैं सारा को भी बोर्ड पर लिखाऊंगा, मैं ऑब्जेक्टिव में खुद अभी लिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। आशियाना में जो है जो अहम किरदार होता है, उन अहम किरदारों का नाम जो है कौन है, देखिए सिराज है और इरफाना है। मैं बता दूँ, यानी या देखिए इन इरफाना और इरफाना जो होती है ये बहू होती है, और सिराज बेटा होता है किन का, तो जरीना का और बरकत अली सिद्दीकी का। यानी यहाँ पे एक जरीना का बारे में बताया गया पूरा कहानी में, और जरीना के लास्ट में नाम दिया हुआ, यानी इसका बड़ा जो बेटा है सिराज है, और उनकी बहू कौन है भाई, तो इरफाना, ठीक है। और अब बरकत अली सिद्दीकी, ये क्या हुए, बरकत अली सिद्दीकी के पुतो, यानी बहू कौन हुई, तो इरफाना हुई, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लोग नौकरी कर रहे थे, इनकी बेटी थी जरीना की एक बेटी थी, इनका नाम था रुकैया। क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग नौकरी कर रहे थे, तो रुकैया की उम्र हो गई थी शादी की, तो भाई उनका शादी कर दिया। शादी करने के बाद वो शुरुआत में जो है खूब आती थी, मतलब घर पे, लेकिन कुछ जैसे दिन गुजरता गया तो भाई जिम्मेदारी बढ़ती गई, तो बस अब आते हैं कुछ ही दिनों के लिए, आते हैं मेहमान नवाजी के ही तौर पर आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर अपने वहाँ चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके बेटा जो है नाम है सिराज। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, उनका बेटा का जो नाम है सिराज। शुरुआत में क्या होता है भाई, वो भी पढ़ता रहता है, वो भी उनका भी मुलाजमत लग जाती है, यानी नौकरी लग जाती है, ठीक है। तो नौकरी करने वो बेंगलोर चले जाते हैं, ठीक है, और इनको यही नौकरी मिला रहता है, क्योंकि ये नौकरी करते रहते हैं बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है, जो सिराज के वालिद है, यही नौकरी करते रहते हैं, तो भाई यहीं रहते हैं और वो चले जाते हैं। फिर वहाँ से पढ़ के आते हैं, तो क्या होता है, इनकी शादी हो जाती है, किनकी, सिराज की शादी हो जाती है इरफाना के साथ शादी हो जाती है। तो क्या होता है, ये लोग भी क्योंकि नौकरी वहाँ करते रहते, तो वो उनके साथ वहीं चले जाते, ठीक है, क्योंकि और चली जाती वहाँ से रहने चले जाते हैं बेंगलोर में ये लोग रहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि सिराज और जो है इरफाना कहाँ रहती है, तो बेंगलोर में रहते हैं। और पूछेगा कि आशियाना चैप्टर में बताइए सिराज की माँ जो है अपने घर को छोड़कर कहाँ रहने चली गई थी, और तो क्या बताइएगा, बेंगलोर में, और उनकी माँ का नाम है जरीना, सिराज के, ठीक है। ये बात हो गया, चली गई थी, लेकिन क्या हुआ, शादी वगैरह हुई, तो इनको जो है दो क्या है, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। यानी देखिए, दो प्यारे पोते भी अता किए, यानी इनको जो पोता हुआ था, यानी कि सिराज को दो बेटा हुआ था, ठीक है, यानी उसको दो बेटा हुआ था। पहले बेटे का नाम देखिए क्या है, अदनान, ठीक है,
और फरहान। अदनान और फरहान देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए अहम जो किरदार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं मिटा दूँ इसको क्या है, मिटा देता हूँ, ठीक है। या तो मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ मिटा देता हूँ और यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको समझाने का, आप लोग समझ जाइएगा। जो ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतना मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है सिराज, यहाँ पे सिराज जो है, सिराज हो गया और हो गया इरफाना, और यहाँ पे हो गया बरकत अली सिद्दीकी, है ना। बरकत अली सिद्दीकी जो है, हाँ बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है। ये अहम किरदार जो मैं बता रहा हूँ कौन किसका क्या वही बता रहा हूँ। और सिराज का बेटा जो है 2 था, इरफाना का भी वही ना हुआ, इनका पोता हुआ, है ना। तो इनका जो पहला बेटा का नाम था क्या था, सिराज के पहले बेटा का नाम था, बड़ा बेटा का नाम था क्या गया भाई, इधर है ना, इनके बेटा का नाम था अदनान, जो 9 बरस का था। पहले बेटा का नाम जो तो अदनान था, अदनान सिराज के, और इरफाना का भी बेटा ना हुआ, दोनों हुआ, जो कितना बरस का था, 9 बरस का था, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, 9 बरस का था, 9 बरस, 9 बरस का था, ठीक है। पहला बेटा यानी अदनान जो सिराज और इरफाना का जो बेटा हुआ, जो और किन के, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना का मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, जरीना, ठीक है। जरीना किन की अम्मा हुई, तो सिराज की, ठीक है। और जरीना जो है बरकत अली सिद्दीकी की क्या हुई, बीवी हुई, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए सिराज, देखिए शादी होने के बाद जो है इनका, सिराज और इरफाना का शादी हो गया, तो इनको 2 पोते हुए थे, दोनों पहला का पोता का नाम था अदनान और दूसरा का नाम था क्या, जरीना के पोता का नाम। अदनान पहले पोता का नाम था जो कितने बरस का था, 9 बरस का था, और दूसरा पोता का जो नाम था फरहान था, क्या था बाबू, फरहान, ठीक है। दूसरे पोते का नाम फरहान था जो मात्र 5 बरस का था, ठीक है, 5 बरस का था, अभी 5 बरस का, ठीक है। ये है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे समझा दूँ सीधा बात, आप पूछेगा कि बताइए सिराज जो इसमें अहम किरदार ये तीनों, ठीक है। यहाँ देखिए सिराज के अम्मी का नाम क्या है, आसाना जो चैप्टर में सिराज है, तो सिराज की अम्मी का नाम जरीना है, देखिए सिराज की अम्मी का नाम जरीना हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और बरकत अली के बीवी का नाम जरीना हुआ, याद रखिएगा। और जरीना के बेटे का नाम क्या हुआ, सिराज हुआ। और बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का भी नाम क्या हुआ, सिराज हुआ, ठीक है। और बरकत अली के पोते का नाम अदनान और क्या है, फरहान है। और जरीना के पोते का नाम भी क्या है, अदनान और फरहान है। बात वही ना होगा इस तरीके से, ठीक है। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है, मैं इस तरीके से समझाया हूँ। अब मैं बताऊँ, देखिए तब वहाँ पर लोग चले गए रहने के लिए। अब सबसे बड़ी बात है, ये लोग नौकरीदार थे, तो इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वो लोग बेंगलोर, इनको अब देखिए नौकरी लग गई, तो यहाँ इनका रिटायर हो गया था। बरकत अली सिद्दीकी का जो नौकरी यहाँ करते थे, तो जरीना के साथ उनको बार बार जिद कर रहे थे कि बेंगलोर में आए, तो ये लोग वहाँ चले गए, ठीक है, उनके जिद पे। अब उनके जिद पे चले गए, तो वहाँ जब चले गए ना, तो क्या हुआ, वो लोग क्योंकि वहाँ मुलाजिमत करते थे भाई सिराज, ठीक है, और उनकी बहू भी पढ़ी लिखी थी, तो वहाँ गए ना, तो इनको किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं महसूस होने दिया। बरकत अली सिद्दीकी और जरीना जो है उनकी अपने माँ और बाप को, यानी कि किसने, सिराज ने, और की बहू जो है इरफाना ने, किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। यानी जिस तरीके से एक बहू का काम होता है एक पुतोह का, उस तरीके से इनका सेवा पानी किया। हर एक चीज़, किसी भी काम भी अगर करने जाती थी ना, तो कोई भी काम वगैरह नहीं करने देती थी। यानी कि जो पुतोह होती है रियल वाली, वो थी पुतोह इनकी, ठीक है, पुराने ज़माने ख़यालात की। यानी पढ़ी लिखी थी तो नया ख़यालात की थी ये इरफाना, लेकिन जो है कोई भी काम जो है अपने अम्मा जो गई थी जी, बुलाई थी जरीना को, कुछ भी नहीं करने देती थी, ठीक है। 2 आई भी रखी थी, 2 आई यानी नौकर जो होती है उसको भी रखी थी काम करने के लिए, फिर भी उसके बावजूद इरफाना ही सब काम करती थी। और देखिए, और कभी खाना बनाने का मन भी करता ना जरीना को, ठीक है, तो नहीं बना देती, बोली कि आप ज़िंदगी भर तो खाना ही बनाते थे। सिराज बोल रहे थे और आप मेहनत कीजिएगा, नहीं रहने दीजिए। यानी कि जो होता है रियल पुतोह, यानी
रियल जो पुतो होता है उन वो काम करते हैं, मतलब वो बता रहे हैं हकीकत कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसी ही पुतो होनी चाहिए, है कि नहीं। तो वो उस तरीके से कोई भी काम नहीं करने देते थे और वो बताते थे इरफाना कि आपके बारे में सिराज कहते थे कि आप उस ज़माने में लाजी जो होता है खाना बनाते थे और बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। तो वो इस तरीके से तो वो एक भी काम नहीं करने देते थे, किसको, जरीना को, ठीक है। और वहाँ रहते रहते इनका ऐसे ही दिन गुजरता जा रहा था। बरकत अली सिद्दीकी जो कभी कभी बच्चे को खिलाते थे, 2 पोते थे तो खिलाते थे, उसमें टाइम बीत जाता था। उसके बाद जो है तो कुछ समय मिलता ना तो उसमें किताब वगैरह पढ़ते, तो कब तक के पढ़ेंगे, तो इसी तरीके से वो पढ़ते का ज़िंदगी उनका गुजरता रहा। कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती थी सिराज और इसमें इरफाना में। तो मियाँ बीवी में होता रहता कि भाई मुझे भी मुलाजिम मत करना है, नौकरी करना है, मैं इरफाना बोल रही थी, इसमें नौकरी, मतलब यही बात हो गई। तो कभी कभी इनका नोक झोंक जो है देख के झगड़ा जरीना कहती कि सिराज को कि बेटा इसको करने दो, और करना चाहती है। तो सिराज का कहना था कि इस वक्त के ज़माने में, यानी इस दौर में देखिए क्या मसला है कि बस और ट्रेन के चक्करे काटना पड़ता है तब जाके मैं जाता हूँ। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए कि इनको, मैं भी जिस तरीके से अभी ठोकर खा रहा हूँ, बार बार जाता हूँ, भर दिन जो थका हुआ आता हूँ रोज़ जो है सुबह में निकलता हूँ तो शाम में आता हूँ बस और जो है ट्रेन का सफ़र करके, तो इनको नहीं करना चाहिए। और मेरा जो अब जो है तनख्वाह बढ़ने वाला, तो इनको क्या ज़रूरी है करने का। तो इस तरीके से बोल रही थी, तो इनके सामने भी मतलब क्या बोले। तो इस तरीके से इस चैप्टर में होता है। और रहते रहते क्या होता है, बेंगलोर में चली जाती है। तो उसको लास्ट में जब होता है ऐसे ही जो है उसके 2 साल गुजर जाते हैं, यानी 2 साल तक जो है बेंगलोर में अपने पुतों और किसी पतों के यहाँ रहते हैं। अब कौन रहते हैं, तो जरीना रहते हैं और बरकत अली सिद्दीकी रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अजीब सा इसके मन में होने लगा कि भाई गाँव में थे तो कुछ मोहल्ला वाला था तो उसके साथ बैठ बतिया लेते थे, और यहाँ किसके साथ बतिया, यहाँ तो ना कोई जानने वाला ना पहचानने वाला किसके साथ। तो इस तरीके से इनका ज़िंदगी था, और ये होता भी हकीकत में। देखिएगा ना आप कि कोई भी पुराने ज़माने में जो लोग है उसको आप ले जाएगा बाहर ना, तो भाई उसके किस साथ रहेंगे, क्योंकि वो लोग जो अजीब है उन लोगों से न मुलाकात है, क्योंकि सब वहाँ जो है अपने से मतलब रखते हैं। बाहर शहरों में जाइएगा तो सब लोग अपने कामों से मतलब रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो लोग भी यहीं रहते थे, लिफ्ट के सहारे पहले जाते थे तो रूम में रहते थे, तो वहाँ कौन क्या करे, किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने में बिजी रहता, ठीक है। तब क्या हुआ, कहीं बैठे बैठे टाइट महसूस होने लगा। 2 साल ऐसे ही गुजर गया। तो एक दिन बरकत अली सिद्दीकी जो है जरीना के हस्बैंड, उनको लगा भाई यार कब तक के रहेंगे, अजीब फील हो गया, यहाँ बैठे बैठे अजीब लग रहा है। तो वो जरीना को बोलती है कि कब तक के बैठूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं फालतू में अपने घर को छोड़ के यहाँ चला आया, अब यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। अब अगर मेहमान के तौर पर आया हूँ तो 2-3 दिन का मेहमान होता है, इतने दिन तक क्यों रहूँगा, है ना। अब मुझे चला जानी चाहिए, क्योंकि घर चला जाऊँगा तो फिर तो आना ही जाना लगा रहेगा। यानी बरकत अली सिद्दीकी कहना था, जरीना का भी कहना था, हाँ सही बात है, वहाँ जाएंगे तो 2-4-5 दोस्त होगा गाँव में, उसके साथ बैठेंगे, यहाँ कौन है। तो इस तरीके से बातें होती रहती है। तो भाई ऐसी बात नहीं, देखिए अमीर हो या कुछ भी, है ना, इसमें यही कहानी पेश किया गया है, अमीर हो या कुछ भी उससे मतलब नहीं है, परेशानी सबको होती है, ठीक है, चाहे कितना भी आपको कुछ सुख हो। इनके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, जरीना और जो है बरकत सिद्दीकी के पास, क्योंकि उनकी वो खुद मुलाजमत करते थे और अच्छा खासा तनख्वाह था, एक भी काम भी नहीं करने देते थे, एकदम सुख चैन भी। खाना बनाने भी जाते थे तो नहीं बनाने देते थे, बोलते बैठिए मैं ही बनाता हूँ, आप जिंदगी भर बना ही है। तो इस तरीके से कुछ भी कमी नहीं था। लेकिन जो रहता है भाई, जो गाँव में रहता है, वो उकताहट जो है महसूस होने लगता है, तो उसको ये मसला को भरा है। तो इस तरीके से मेरा आपका जो है चैप्टर ख़त्म होगा, और यही कहानी है। आपसे पूछिएगा बताइए जो चैप्टर जो है आपका अफसाना के बारे में बताइए, तो क्या बताइएगा। इस तरीके से बताया इस चैप्टर में जो है सिराज और इरफाना रहती है, जो जरीना की बहू रहती है, और बरकत अली सिद्दीकी के बारे में पुतोही रहती है, और इरफाना इरफाना क्या हो गया, पुतोही हो गए ना बरकत अली सिद्दीकी का। तो मतलब इनके बारे में बताया गया है कि सिराज में रहते हैं और उनकी बीवी जो है इरफाना रहती है, जो अहम रोल निभाती है अपने जो कौन है ससुर के साथ, और जो सास है उसके साथ है ही नहीं, यानी उनको किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने देते हैं। और वो उनको बेंगलोर ले जाते हैं, जब वो नौकरी करते हैं तो ठीक है, वहाँ मुलाजमत करते हैं, इनकी शादी हो जाती है सिराज की, तो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ हर एक चीज़ इनको सुख सुविधा देते हैं इस तरीके से। लेकिन रहते रहते इनका दिल भी जो है ना अजीब होने लगता है, वहाँ उकताहट महसूस होने लगता है। तब लास्ट में जाकर उनको लगता है कि यार मैं इतना दिन रह के क्या करूँ, क्योंकि वहाँ जो है किसी से बात भी करने का मौका नहीं मिलता था, अजीब लगने लगता है। फिर अपने जो है घर जो रहता है
उसमें चली आती है। और उनका कहना था कि भाई अपने घर पे रहेंगे लेकिन चटनी खा के रहेंगे, लेकिन खुशी रहेंगे, और कम से कम इधर उधर तो गाँव से मोहल्ला में रहेंगे तो अजीब सा लगने लगा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया। जो मैंने बताया था, पूछेगा आपसे, बताइए कि सिराज की वालिदा का क्या नाम था, तो जरीना था। सिराज के जो है अब्बू का नाम क्या था, तो बरकत अली था। सिराज की बीवी का नाम क्या था, इरफाना था। सिराज के बड़े बेटे का नाम क्या था, अदनान था। सिराज के छोटे बेटे का नाम क्या था, तो फरहान था, याद रखिएगा। और सिराज के बड़े बेटे अदनान की उम्र कितनी थी, 9 वर्ष थी। सिराज के जो है दूसरे बेटे फरहान की उम्र कितनी थी, तो 5 वर्ष थी। और इरफाना का भी बेटा वही ना हुआ, है ना, तो याद रखिएगा। और बरकत अली की पुत्र को नहीं इरफाना थी, और रजीना के पुत्र इरफाना थी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे चैप्टर को समझा दिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको नॉन हिंदी पढ़ाऊंगा। और आप लोग देखिए, जो तीनों जो उर्दू का मैंने चैप्टर पढ़ाया उन सभी का प्ले लिस्ट जो है, आपको जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और जो मैंने समझाया है ना, आपने क्लास किया होगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा बाबू, इस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।